में आप देख रहे हैं कि मतदान शुरू हो चुका है। 9 जिले हैं, 59 सीटें हैं जहां पर जो पोलिंग है वो शुरू हो चुकी है और लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी में पोलिंग स्टेशन का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है, देखिए। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया। यहाँ पे मतदान करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये इस वक्त हम बनबीरपुर गांव में खड़े हुए जो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का पैतृक गांव है और अजय मिश्र टेनी आज मतदान करने के लिए यहाँ पे आएंगे। इसी के लिए मीडिया का जमवाड़ा भी यहाँ पे सुबह से लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं मीडिया को यहाँ से हटाने की कोशिश लगातार कर रहा है और जो मतदाता हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए आए हैं और ये जो नेपाल बॉर्डर से सटा इलाका है जिसमें केंद्रीय राज्य मतदान करेंगे और यहाँ पे आप खास तौर से देख सकते हैं कि सुबह से लाइन में मतदान करने के लिए लोग लगे हुए हैं। अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज़, लखीमपुर खीरी। वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन चौथा चरण क्यों महत्वपूर्ण है और चौथे चरण में जो सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और इस बार ये कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर उनके साथ इसको समझेंगे कि इस राजनीति को कैसे देखा जाए। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सत्येंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत है। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि हम लोग जब 2017 का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो इन 59 में से 51 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखती है। 4 समाजवादी पार्टी के पास, 2 बहुजन समाज पार्टी के पास और 2 कांग्रेस के पास में। लेकिन इस बार 22 में आपको क्या नजर आ रहा है और ये जो फोर्थ फेस है इसको आप कैसे देखेंगे? और पिछले 3 फेसों के साथ अगर आप वोटिंग का पैटर्न देखें तो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इसका आकलन कैसे करते हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी देखिए, इसके पहले के जो 3 फेज के चुनाव हुए तो उन 3 फेज में शुरू के 2 फेज में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती थी कि जाट लैंड में उनके खिलाफ एक माहौल था, ऐसा माना गया। अब जब वो माहौल बीत गया है, जब इस चरण में चुनाव आ गया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां की मतलब उन जिलों की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं जी। और इस जोन में जहां ये चुनाव हो रहा है, इसमें कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई गठबंधन, कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सत्ताधारी दल निश्चित तौर पे अच्छा करेगा। अब उसकी 51 सीटें जो थी वो बरकरार रह पाएंगे कि नहीं, इस पे एक सवाल जरूर है, एक चुनौती जरूर है। लेकिन बाई एंड लार्ज उसकी स्थिति अच्छी रहेगी और बढ़िया गेन करेगी इस क्षेत्र में, ऐसा मेरा मानना है। सत्येंद्र जी, आपका भी आकलन चाहूंगा, क्योंकि 17 से 22 आते आते इस समय जिस तरह की स्थितियां हैं या फिर समय जो विपक्ष के तौर पर या विपक्षी पार्टियां जो बातें कह रही हैं, आपको लग रहा है, क्योंकि अगर हम लोग पहले फेज से लेकर के चौथे फेज तक जिसकी आज वोटिंग हो रही है, यहां तक के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो आपको नजर क्या आ रहा है? क्योंकि प्रदर्शन 17 में तो नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार आपको क्या दिख रहा है? क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, या फिर बहुत ज्यादा कुछ हर्डल्स आपको नजर नहीं आते हैं? विश्लेषण इसका आप कैसे करेंगे इस फोर्थ फेज का? तो उस समय पे करीबन 90% सीटें जो थी 2017 में भाजपा के पास या उसके सहयोगियों के पास में थी। लेकिन उसमें से ये भी देखिए कि ये जो इलेक्शन शुरू हुआ 2022 का, उससे पहले कांग्रेस के 2 और बसपा के 1 विधायक ऑलरेडी बीजेपी के दामन थाम चुके हैं, यानी करीबन 59 में से 54 सीटें ऑलरेडी उनके पास विधानसभा के सीटों के संदर्भ में मिल चुकी थी। लेकिन अगर हम इस बार 2022 के इलेक्शन की बात करें तो जो पश्चिम से जो ये यात्रा शुरू होते हुए पूरब की तरफ बढ़ रही है, वहां पे जैसे कि अभी राजीव रंजन जी ने भी कहा कि जो जाटलैंड था और वहां पे जो फेडरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक मजबूत दिखा और वहां पे विकास भी काफी इधर से किया गया, सरकार की तरफ से काफी विकास रहा, काफी उसमें कैंपेन्स किए गए, बड़े बड़े कद्दावर नेता भाजपा के वहां पहुंचे और उन्होंने उसको बहुत एग्रेसिवली वहां पे कैंपेन किए हैं। तो जो वहां पे विकास की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, उस पृष्ठभूमि को कितना वो हाईलाइट कर पाए, ये वहां पे देखने वाली बात है।
इसलिए क्लीन स्वीप हो जाना किसी भी एक पार्टी का कहना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जनता विकास को देखती है, पोलराइजेशन को देखती है या अन्य मुद्दों को देखती है, ये जनता को ही निर्णय लेना है। लेकिन जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो टक्कर है वो कम है। भाजपा का गढ़ यहाँ इधर से आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और हम ये मानते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये डेफिनेटली सत्येन जी, बिल्कुल सत्येन जी, बिल्कुल मैं आपके पास वापस लौटूंगा और राजीव जी आपके पास भी मैं आऊंगा वापस। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। जय मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जय, ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिल रही थी, अपडेट क्या है फिलहाल आपके पास? हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ के जो मोहनलालगंज विधानसभा है वहां का जो सत्यनारायण इंटर कॉलेज बनाया गया है वहां पर ईवीएम मशीन कुछ देर के लिए खराब हुई थी। हालांकि यहां पर तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं और उसको सही करा दिया, लेकिन फिर भी लगभग 15 से 20 मिनट तक ये ईवीएम मशीन खराब रही है। अभी फिलहाल यहां पर मतदान फिर से शुरू हो गया है। हम उसी पोलिंग सेंटर पर हैं और यहां भी लगातार मतदान अब शुरू हो गया है। जी चलिए जय, आप भी हमारे साथ बने रहिए। छोटे से